हेरिटेज एंड कल्चर में हम एक कदम और आगे बढ़ते हैं। लाइट गई हुई है, थोड़ी देर में आ जाएगी, हम कैमरे की लाइट में पढ़ रहे हैं। देखिए, हम आपको चैप्टर करवा रहे हैं पोस्ट मॉडर्न ट्रेंड इन इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, और हमने आपको इसमें वेस्टर्न इंडिया की केव्स के बारे में डिटेल में कवर करवा दिया है। आज हम ईस्टर्न इंडिया की केव्स के बारे में पढ़ेंगे। वेस्टर्न इंडियन केव्स के विषय में हमने आपको कल के लेक्चर में एलोरा की केव्स के बारे में डिटेल में बताया। हमने एलिफेंटा की केव्स के विषय में भी डिटेल में डिस्कशन की। अब क्योंकि बुक में कल के ही पार्ट के तहत बाघ केव्स का जिक्र था, तो हमने बाघ केव्स भी कल कवर किए। आज हम ईस्टर्न इंडियन केव्स की ओर प्रोसीड कर रहे हैं और हम चैप्टर की एक्सरसाइज सेगमेंट तक पहुंच जाएंगे। फिर इंडिपेंडेंट मॉन्यूमेंट्स को उठाएंगे और उसके तहत आगे बढ़ेंगे। क्या बताया गया है? देखिए, जब हम वेस्टर्न केव से आगे बढ़ते हैं तो जो ट्रेडिशन है रॉक कट केव्स का, ये कंटिन्यू करता है और ये महाराष्ट्र से आगे कर्नाटक में भी फॉलो होता है, तमिलनाडु में भी फॉलो होता है, या आंध्र प्रदेश में भी फॉलो होता है। अब मेनली यहाँ पर कर्नाटका और तमिलनाडु का जिक्र है। सो द ट्रेडिशन ऑफ रॉक कट केव्स कॉन्टिन्यूड इन द डेक्कन। ये ट्रेडिशन कंटिन्यू ही रहा। एलोरा की केव्स के बाद की बात है, एलिफेंटा की केव्स की बाद की बात है, ये ट्रेडिशन चलता रहा। जैसे कर्नाटका में बादामी और ऐहोल की केव्स, सो बादामी की केव्स, ऐहोल की केव्स कर्नाटका में, और इन्हें चालुक्यों का पैट्रोनेज था, चालुक्यों का संरक्षण था, क्योंकि हमने पहले ही ये पढ़ा है कि चालुक्यास बादामी से बिलोंग करते थे। तो चालुक्यास ऑफ वातापी या चालुक्यास ऑफ बादामी, और ये वही चालुक्यास हैं जिन्होंने महाराष्ट्र में एलोरा की केव्स को भी पैट्रोनेज दिया था। तो इन्हीं की पैट्रोनेज में कर्नाटक में बादामी और ऐहोल के क्षेत्र में आपको रॉक कट आर्किटेक्चर का ट्रेडिशन कंटिन्यू होता मिलेगा। ठीक आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में भी ये ट्रेडिशन कंटिन्यू होता दिखेगा, और तमिलनाडु के महाबलीपुरम में, और उन्हें पैट्रोनेज दी थी पल्लवों ने। पल्लव तमिलनाडु के हुआ करते थे, ये शासक वहाँ शासन करते थे। एक अहम बात जो यहाँ आपको नोटिस करनी है, 6th सेंचुरी के बाद जो भी आर्ट हिस्ट्री हमारे देश में एग्जीक्यूट हुई है, उसकी खासियत ये है कि वो मेजॉरली पॉलिटिकल पैट्रोनेज पे डिपेंड कर गई। जबकि जो पहले समय की अगर हम बात करें तो हमने नोटिस किया था कि पोस्ट मॉडर्न पीरियड के दौरान 2nd सेंचुरी 1st सेंचुरी BC से होते हुए 1st, 2nd, 3rd, 4th सेंचुरी कॉमन एरा के दौरान, ये वो समय था जिस समय में पैट्रोनेज कलेक्टिव पब्लिक द्वारा दी जाती थी। यानी कि कलेक्टिव पैट्रोनेज का सिस्टम था, और हमने ऐसा पढ़ा है। बैठ जाइए, लाइट पड़ रही है। एक कलेक्टिव पैट्रोनेज होती थी और हमने ऐसा पढ़ा है। लेकिन 6th सेंचुरी के ऑनवर्ड इस कलेक्टिव पैट्रोनेज को रिप्लेस कर दिया पॉलिटिकल पैट्रोनेज ने। ये बड़ी चीज़ है। इस तरह के स्टेटमेंट्स और इस तरह के क्वेश्चंस सिविल सर्विसेज के ऑलवेज फेवरेट रहते हैं। इस बात का ध्यान आपको रखना है। और आपने ये देखा भी, चालुक्यास की पैट्रोनेज है, पल्लवास की पैट्रोनेज है, तो डिफरेंट राजघरानों के द्वारा इस तरह से समर्थन दिया जाएगा। और जो एक समय में ट्रेडर्स के द्वारा, आर्टिजन्स के द्वारा, वेल्दी सेक्शंस के द्वारा जो पैट्रोनेज दी जाती थी, जिसमें कि रॉयल हाउसेस भी इंक्लूडेड होते थे, वो कलेक्टिव सिस्टम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। और उसका एक रीज़न भी ये रहेगा कि जैसे जैसे आप 6th सेंचुरी ऑनवर्ड जाएंगे, आपको ये दिखेगा कि एक सिस्टम ऑफ फ्यूडलिज्म इंडिया में डेवलप हुआ, सामंतवाद सिस्टम भारत में विकसित होगा। ट्रेड एंड कॉमर्स कॉम्प्रोमाइज़ होने लगेगा, ट्रेड काफ़ी लोकलाइज्ड होने लगेगा। इंटरस्टेट और उस समय में इंटर किंगडम ट्रेड कॉमर्स उतना फ्लरिश नहीं करेगा। इसकी वजह से एक रीजनलाइजेशन, एक रीजनलिज्म एग्जिस्टेंस में आएगा। और दूसरी ओर ये वो दौर है जिस दौर में
इन सभी क्षेत्रों में नए राजा उभरेंगे और उन राजाओं को समाज में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित करने के लिए, खुद को लेजिटिमेट प्रूफ करने के लिए किसी न किसी धर्म से जुड़ी हुई इस तरह की टेम्पल या आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स का निर्माण करवाना पड़ता था, ताकि उन्हें समाज में वो प्रतिष्ठा मिले और एक लेजिटिमेसी मिले। तो बहुत सारे इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल रीजंस इस समय में एग्जीक्यूट होंगे। पॉलिटिकल रीजंस जैसे कि इस समय में फ्यूडलिज्म, सामंतवाद ज़्यादा बड़ा होगा, क्योंकि गुप्ता पीरियड का एंड हो गया, उसके बाद हर्षवर्धन का समय है वो भी ख़त्म हुआ, और गुप्त काल में सामंतवाद सिस्टम बहुत बड़े स्तर पे डेवलप होने लगा था, जो कि अब फुली एग्जिस्टेंस में आएगा, क्योंकि अब सेंट्रल पोजीशन पे कोई एक इन्फ्लुएंशियल रूलर नहीं है। ऐसे में जो भी क्षेत्रीय राजा होंगे वो अपने आप को असर्ट करेंगे और वो इंडिपेंडेंट किंगडम इस्टेब्लिश करके खुद का एक्सपेंशन करना चाहेंगे। ऐसे में उन्हें पॉलिटिकल लेजिटिमेसी चाहिए, क्योंकि जनता उस शासक को जानती है जिनके अंडर ये काम किया करते थे। अब इन्हें जनता में खुद स्थापित होना है, तो मंदिरों का निर्माण, गुफाओं का निर्माण, इस तरह की चीज़ों का निर्माण अमूमन देखा जाएगा, जिससे कि ये सोसाइटी में लेजिटिमेट हो जाएंगे। फिर इसी समय में बहुत सारे ऐसे वर्गों से भी आपको राजा मिलेंगे जिन्हें वर्ण व्यवस्था के तहत राजा बनने के अधिकार नहीं हैं। वो कई आदिवासी क्षेत्रों से लोग होंगे या कई ऐसे वर्ण के जिन वर्णों से आपको राजा बनने का अधिकार नहीं, या जिनका वर्ण ट्रेस नहीं किया जा सकता, तो उन्हें भी पंडितों, ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त होगा और उसके तहत वह भी इस तरह के निर्माण कार्य करेंगे जिससे कि आम जनता का समर्थन, आस्था इस राजा पर बने। तो इस समय में एक तरफ ट्रेड एंड कॉमर्स उस स्तर पर नहीं रहेगा, कॉम्प्रोमाइज़ होगा। एग्रीकल्चर लोकलाइज होगा, कारण क्योंकि अब आप सरप्लस एग्रीकल्चर नहीं कर रहे होंगे, आप सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर, गुजारे योग्य ही खेती कर रहे होंगे। इसकी वजह से एग्रीकल्चरल गुड्स का एक्सचेंज उतना नहीं होगा। ये सब चीज़ें लोकलाइज होने लगेंगी। रीजनलिज्म एग्जिस्टेंस में आएगा स्ट्रांगली, और पॉलिटिकल लेजिटिमेसी के लिए नए नए किंग इस तरह के निर्माण करेंगे। तो पॉलिटिकल पैट्रोनेज बढ़ेगा 6th सेंचुरी के बाद, और जो कलेक्टिव पब्लिक पैट्रोनेज अब तक आ रहा था वो कहीं ना कहीं रिप्लेस कर दिया जाएगा पॉलिटिकल पैट्रोनेज के द्वारा। इस कंसेप्ट को आपको समझना था। ओके, ऐसे सवाल आते हैं। जहाँ एक तरफ हमने ये देखा था, जब हमने केव ट्रेडिशन वेस्ट का देखा, वेस्ट माने भारत का, वेस्टर्न केव्स का सिस्टम देखा, तो एक तरह से वो केव ट्रेडिशन क्या है, रिलीजियस थीम्स को फॉलो करते हुए लिथिक कल्चर आगे बढ़ा, यानी कि स्टोन्स के ऊपर आपने स्कल्पचर्स बनाए, पेंटिंग्स बनाई, सब कुछ हुआ। तो एक तरह से भारत के यह बहुमूल्य पत्थर विचित्र आकृतियों को उभारते हैं और एक संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। लेकिन इसका आधार मूलतः धर्म रहा होगा, धर्म ही था। लेकिन इसके साथ साथ अगर भारत में नोटिस किया जाए तो एक पैरेलल ट्रेडिशन भी एग्जिस्ट कर रहा था इस रिलीजियस लिथिक ट्रेडिशन के साथ साथ, और वो ट्रेडिशन था टेराकोटा फिगर्स। हमने टेराकोटा फिगर्स का जिक्र इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा था, और उसके बाद से ये टेराकोटा फिगर सिस्टम कंटिन्यूअस ही रहा। और अब हम बात इस समय पोस्ट मॉडर्न इंडिया की कर रहे हैं। इस समय में भी टेराकोटा फिगर्स जो हैं वो एक पॉपुलर कल्चर होंगी, और उसका अंदाज़ा यहाँ से लगाया जा सकता है कि ये कई सारे साइजेस और कई टाइप्स में पाई जाती हैं। जैसे कि खिलौने, आपको टॉयज़ मिलेंगे, रिलीजियस फिगर्स मिलेंगी, और कुछ ऐसी फिगर्स मिलेंगी जो हीलिंग पर्पसेस के लिए यूज़ होती थी। यानी कि आप इसे टूना टोटका कह लें, किसी को बीमारी से उभारने के लिए जिस तरह की फिगर्स का इस्तेमाल करना, ये भी आपको मिलेंगी। तो वेरियस टाइप्स, वेरियस साइजेस एंड फॉर्म्स में ये फिगर्स हमें अवेलेबल होती हैं। तो एक तरह से बहुत ही पॉपुलर सिस्टम था, पूरे ही भारत भर में पैरेलली चल रहा था। सो टेराकोटा फिगर्स फाउंड एट मैनी प्लेसेस ऑल ओवर द कंट्री अवेलेबल थी। पैरेलल ट्रेडिशन विद द रिलीजियस लिथिक स्कल्पचर्स, केव ट्रेडिशन को इन्होंने यहाँ पे रिलीजियस लिथिक स्कल्पचर्स कह के पुकारा है,
उसके साथ साथ ये भी एक पैरेलल ट्रेडिशन था, एज वेल एज द इंडिपेंडेंट लोकल ट्रेडिशन। तो उस समय में जो इंडिपेंडेंट लोकल ट्रेडिशंस थे और जो रिलीजियस लिथिक स्कल्पचर्स थे, उनके साथ साथ टेराकोटा फिगर्स का कल्चर भी चल रहा था, वेरियस साइज एंड टाइप्स में मिलती थी। मैंने यहाँ पर ये चीज़ लिख दी, आपको इस बात का स्मरण रखना है। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और वो है केव ट्रेडिशन इन ईस्टर्न इंडिया। हम ईस्टर्न इंडिया की केव ट्रेडिशन की बात करेंगे। जिस तरह से वेस्टर्न इंडियाज़ में केव एक्सकावेट किए गए, ईस्ट इंडिया में भी यानी कि ईस्टर्न इंडिया में भी केव्स एक्सकावेट हुए। मेजॉरली ये आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कोस्टल एरियाज़ में हुए। उसमें से हम शुरुआत आंध्र प्रदेश से करेंगे। तो यहाँ लिखा गया है जो केव ट्रेडिशन है ईस्टर्न इंडिया में, ये मेनली कोस्टल रीजन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा में है। मेन साइट जो आंध्र प्रदेश में है वो है गुंटापल्ले, या फिर इसे गुंटापल्ली भी लिखा जाता है। ये गुंटापल्ली लगभग एलुरु से 40 किलोमीटर की दूरी पर है और ये आंध्र प्रदेश के वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में है। ये केव्स बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स के नाम से जानी जाती हैं और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें आंध्र की अजंता भी कहा जाता है और कई हिस्टोरियंस और कई केव राइटर्स ये भी लिखते हैं, केव आर्ट के ऊपर जो वर्क करते हैं वो ये भी लिखते हैं कि ये अजंता से भी प्री डेटेड है, यानी कि ये अजंता से भी पहले के हैं। तो इन्हें आपसे पूछा जाए कि भाई आंध्र की अजंता किन्हें कहा जाता है, तो आंसर इज़ द गुंटापल्ली केव्स। ओके, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो मेन साइट ऑफ आंध्र प्रदेश इज़ द गुंटापल्ली। गुंटापल्ली ग्रुप ऑफ बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स, आप इन्हें कह सकते हैं। 40 किलोमीटर फ्रॉम एलुरु इन वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर आपको 2 विहार मिलेंगे, 2 विहारास, 2 चैत्यास मिलेंगे आपको और एक स्तूपा मिलेगा। ओके, बहुत खास और यूनिक चीज़ें हैं यहाँ पर, वो हमें अभी डिस्कस करनी है। 2 बुद्धिस्ट केव्स, अ चैत्य हॉल एंड अ लार्ज ग्रुप ऑफ स्तूपास, ये सब चीज़ें मिलेंगी। चैत्य हॉल हैज़ अ रेयर कार्व्ड स्टोन एंट्रेंस replicating wooden architecture. Chaitya Hall has a rare carved stone entrance replicating wooden architecture that is a simpler version of that at the Lomas Rishi Cave. ये क्या लिखा है मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, अब मैं आपको कोई इमेज दिखाता हूँ, उसके बाद आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कि ये किस चीज़ की बात कर रहे हैं। इमेज नोटिस करिए, देखिए इस चीज़ को नोटिस करिए। ये देखिए, आपने लोमस ऋषि की केव भी देखी थी, सुदामा केव, लोमस ऋषि केव, जो ऐसा माना जाता है कि मौर्यों के समय में विकसित हुई थी और बराबर की पहाड़ियों पे। तो वहाँ पे आपने देखा था कि उसके बाहर इस तरह की स्टाइल की चैत्य आर्क बनाई गई थी। तो यहाँ पर भी वही चैत्य आर्क आपको नज़र आ रही है आपकी आंखों के सामने, आप ध्यान से नोटिस करिए। और इस चैत्य आर्क के ऊपर राफ्ट बने हुए हैं। ये चैत्य आर्क लोमस ऋषि चैत्य आर्क को रिप्लिकेट कर रही है एक तरह से। ओके, बस ये चीज़ यहाँ पर मैं दिखाना चाहता था, जो यहाँ लिखी हुई है बोर्ड पर। तो बोर्ड पर लिखा हुआ है जो चैत्य हॉल है हैज़ अ रेयर कार्व्ड स्टोन एंट्रेंस रेप्लिकेटिंग वुडन आर्किटेक्चर। तो मैंने आपको बताया भी था कि बुद्धिज़्म का जो केव आर्किटेक्चर है, जो स्टोन आर्किटेक्चर है, वो काफ़ी हद तक वो समय में एग्जिस्ट कर रहे वुडन स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर का इमिटेशन है, उसकी ही कॉपी नज़र आती है। कि जैसे लकड़ी को पत्थर के रूप में आकार देने का काम किया गया, लकड़ियों की स्ट्रक्चर्स को पत्थर के रूप में ढालने का काम किया गया है। ओके, तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि ये वुडन आर्किटेक्चर को रेप्लिकेट करती हुई एक कार्व्ड स्टोन एंट्रेंस है चैत्य हॉल की। ओके, सिंपलर वर्जन ऑफ दैट एट द लोमस ऋषि केव। देयर आर रिमेन्स ऑफ स्ट्रक्चरल बिल्डिंग इन ब्रिक एंड स्टोन, 2 विहारास and structural Chaitya Hall. Core consist of a stone stupas. क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जब आप गुंटापल्ली की बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स को देखते हैं तो आपको ये नज़र आता है
ध्यान से देखिए, ये एक यूनिक साइट इसलिए कहलाती है कि यहाँ पर आपको रॉक में से एक्सकावेट की हुई केव्स भी मिलेंगी, यहाँ पर आपको ब्रिक्स और स्टोन के स्ट्रक्चर भी मिलेंगे, विहारा स्ट्रक्चर्स, और यहाँ पर आपको रॉक का और स्टोन्स का बना हुआ स्तूप भी मिलेगा। तो हमने सभी चीज़ों को एक साथ विज़िट किया, जबकि बाकी साइट्स पे ऐसी चीज़ें अगर कभी थी भी तो वो आज मिल नहीं पाई, लेकिन जब आप यहाँ विज़िट करेंगे तो वो चीज़ें आज आपको मिल जाएंगी। और मिल क्या जाएगा, वो ये जाएगा कि आपको वो रॉक को एक्सकावेट हुई केव भी मिल जाएंगी, और वो जो केव्स हैं उनके ऊपर जो टॉप है आप वहाँ चल फिर सकते हैं। वहाँ पर आपको, यानी कि टॉप पे, वहाँ पर आपको वो टॉप को प्लेटफॉर्म की तरह यूज़ करते हुए ब्रिक्स का और स्टोन का, तो फर्श बनाई होगी स्टोन की, स्टोन्स को जोड़ जोड़ के, और ब्रिक्स को जोड़ जोड़ करके आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा जो विहारा है, जिसके सेंटर में आपको एक स्टोन का स्तूपा मिलेगा। तो ब्रिक का स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है और उसके सेंटर में स्टोन स्तूपा है, और स्तूप के अराउंड आप सर्कल एम्बुलेशन कर सकते हैं, यानी कि प्रदक्षिणा पथ दिया है, आप परिक्रमा कर सकते हैं। ये मेन स्तूप है, ये मेन स्तूप है। इस स्ट्रक्चर के सामने लेवल थोड़ा सा डाउन करके आपको मल्टीपल छोटे छोटे स्तूपास बने हुए दिखेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे स्तूपास। और ये मैं अब आपको दिखाता हूँ वाया इमेज ही, ताकि आप को रिलेट कर पाएँ कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। पहले तो आप ये समझिए कि जो मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे इमेजिन करिए ये केव है ना, ये केव है, ये एक्सकावेट की गई है, और यहाँ से देखिए आप इसके ऊपर चढ़ जाते हैं तो यहाँ पर देखिए ब्रिक्स की बाउंड्री वॉल है, तो ऊपर एक प्लेटफॉर्म बना है, और उस पर आप देखेंगे इस तरह के छोटे छोटे 1 2 3 4 कई तरह के स्तूपास हैं। ओके, इतनी चीज़ समझ में आई। इसके अलावा अब मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ, नोटिस करिएगा। लगता है डाउनलोड ही करना पड़ेगा दिखाने के लिए। हाँ, ये देखिए, कई सारे छोटे छोटे स्तूपास हैं। देखिए कई सारे छोटे छोटे स्तूपास दिख रहे हैं आपको, और इसके आगे यहाँ पर बड़ा स्तूप होगा। मैं अब आपको इस इमेज में दिखाता हूँ। ये देखिए, नोटिस करिए, ये देखिए ब्रिक्स का विहारा बना हुआ है, ईंटों का विहार बना है, उसके अंदर देखिए स्टोन का बना हुआ स्तूपा है, तो स्टोन का स्तूप उसके अंदर है। ये देखिए स्टोन का स्तूप आपको नज़र आ रहा होगा। ओके, ये देखिए वो आर्क भी नज़र आ गई आपको। ये देखिए स्टोन स्तूप लिखा भी हुआ है। ओके, ये देखिए वो सारे छोटे छोटे स्तूप एक प्लेटफॉर्म पे, जो कि मेन स्तूप से नीचे हैं। तो कुछ इस तरह का है पूरा, अगर थीम पूरा स्कीम देखेंगे तो वो कुछ इस तरह का है। देखिए यहाँ से एक नीचे जो प्लेटफॉर्म है उस पे छोटे छोटे स्तूप्स हैं, उसके साथ एक थोड़ा बड़ा स्तूप है, लेकिन इसी से स्टेयर्स ऊपर जा रही हैं, ऊपर बड़ा प्लेटफॉर्म है। वहाँ पर आप देखिए, आपको नोटिस होगा ब्रिक्स का विहारा बनाया है, और उसके सेंटर में एक स्टोन स्तूप है ना। ऐसी चीज़ें आपने अब तक वेस्ट की केव्स में नोटिस नहीं की थी। ये वेस्ट की केव से अलग आकृति है। ये गुंतापल्ली बुद्धिस्ट केव्स के विषय में है। ओके, कोई किसी तरह का डाउट आपको? ये भी गुंतापल्ली बुद्धिस्ट केव्स ही हैं सारी। आप देख पा रहे हैं किस तरह से लोमस ऋषि गुफा की तरह ये छोटी छोटी आर्चेस बनाई गई। ये ऊपर से अब थोड़ा एरियल व्यू लिया गया है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं, एरियल व्यू है एक तरह का, स्तूप से बाहर की ओर दिख रहा है अब। तो ब्रिक स्ट्रक्चर में एनक्लोज्ड है स्टोन का स्तूप, और उससे बाहर देखिए तो लोअर प्लेटफॉर्म पर छोटे छोटे स्तूपास। मुझे लगता है और दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इतना बहुत है, क्लियर है। तो ये एक इसका एस्पेक्ट है। तो ये यूनिक है अपने आप में गुंतापल्ली की गुफाएं।
उसका कारण हमने अभी देख लिया। और कारण क्या था? सेम जगह पे ही रॉक्स को एक्सकावेट किया, केव है, सेम जगह पर ही ब्रिक्स का स्ट्रक्चर है और स्टोन का स्तूप है। सब कुछ एक ही जगह पर मिल रहा है, ब्रिक स्ट्रक्चर्स, स्टोन स्तूप्स और रॉक एक्सकावेटेड केव्स, जो कि बाकी जगहों पर हमने विटनेस नहीं किया। अब जो लिखा है मैं ये पढ़ता हूँ और आपको सब कुछ क्लियर हो जाने लगेगा। तो चैत्य हॉल हैज़ अ रेयर carved stone entrance replicating wooden architecture, and that is simpler version of that at the Lomas Rishi cave. There are remains of structural buildings in bricks and stones. अब समझ में आ रहा है? remains का अर्थ अवशेष है यहाँ पर। तो हमने देख ही लिया अभी, ब्रिक्स और स्टोन में बनी हुई स्ट्रक्चर्स हैं यहाँ पर। 2 विहारास, 2 विहारास एंड अ स्ट्रक्चरल चैत्य हॉल। ओके, केव कोर कंसिस्ट ऑफ अ स्टोन स्तूपा। कोर में देख लिया था ना आपने, स्टोन का स्तूप था। मोस्टली डेटेड अराउंड 200 to 0 BCE। तो ऐसा कहा जाता है कि जो गुप्तापल्ली की ये जो केव्स हैं और ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये 3rd से 2nd सेंचुरी BCE के अराउंड कहीं शुरू हुई हैं। तो ये तो बहुत पुरानी हुई फिर, क्योंकि अजंता की भी जो केव नंबर 9 और 10 है अर्लीस्ट, वो 2nd और 1st सेंचुरी BCE के अराउंड ही हमने पढ़ी है। तो ये 3rd 2nd सेंचुरी BCE के अराउंड। और लोमस ऋषि जैसा आर्चेज़ हैं यहाँ पर, तो वो गुप्ता पीरियड, वो मौर्यंस के दौरान बनी थी। तो काफ़ी अर्लीस्ट हैं ये केव्स, ऐसा माना जाता है। BC में ही इनका टाइम है, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर बाद में कुछ स्कल्पचर्स ऐड किए गए हैं। केव्स का समय, इन स्ट्रक्चरल बिल्डिंग्स का समय बहुत पुराना है, लेकिन समय के साथ साथ यहाँ पर कुछ कुछ स्कल्पचर्स ऐड किए जाते रहे। उनके बारे में हमें कैसे पता लगता है? यहाँ पर हमें 3 रेलिक कैस्केट्स मिले हैं, यानी कि अस्थि अवशेषों के कुछ कलश मिले हैं, जिनमें हमें गोल्ड मिला है, सिल्वर मिला है, क्रिस्टल्स मिले हैं, ये सब पड़ा हुआ मिला है। तो 3 रेलिक कैस्केट्स वर फाउंड, जिनमें कि हमें पद्मपनी की ब्रॉन्ज इमेज भी मिली है और एक कलश उसके पास पड़ा भी मिला है। उसके ऊपर एक इंस्क्रिप्शन मिली है, जो इंस्क्रिप्शन देवनागरी स्क्रिप्ट में है। आज आप हिंदी लिखते हैं ना, तो वो देवनागरी स्क्रिप्ट में है। तो देवनागरी स्क्रिप्ट में हमें एक इंस्क्रिप्शन मिलती है। उस इंस्क्रिप्शन से हम अंदाज़ा लगा पाते हैं कि ये जो पद्मपनी का ब्रॉन्ज स्टैच्यू हमें यहाँ से मिला है, इमेज हमें यहाँ से मिली है, वो 9th से 10th सेंचुरी कॉमन एरा की होगी। वो उस समय की नहीं है जबकि केव है, वो बहुत बाद की है, क्योंकि देवनागरी स्क्रिप्ट हमें मिल रही है। सो 3 relic caskets were found. Bronze image of Padmapani was found 9th to 10th century common era. ओके, अब जो मैंने आपको अभी इमेज में सबसे पहले वो जो मेन चैत्य केव दिखाई थी, वो मेन चैत्य केव है, और उसी की हमने वो लोमस ऋषि टाइप आर्च देखी थी। वो चैत्य केव की अगर आप बात करें तो उस चैत्य केव के अंदर एक स्तूप इंस्टॉल्ड है। देयर इज़ अ स्तूपा इनसाइड दैट चैत्य केव। सो वो चैत्य केव सर्कुलर चैत्य केव है। इट इज़ अ सर्कुलर चैत्य केव जिसके इनसाइड एक स्तूपा इंस्टॉल्ड है और उसके इर्द गिर्द परिक्रमा करने के लिए प्रदक्षिणा पथ दिया गया है। छोटा है लेकिन दिया गया है। तो लिखा गया है चैत्य केव इज़ सर्कुलर विद अ स्तूप इन द सर्कुलर हॉल। सर्कुलर हॉल में स्तूप है। केव इज़ रिलेटिवली स्मॉल। तो वेस्टर्न केव्स जैसी हुआ करती थी, उन वेस्टर्न केव्स के कंपैरेटिवली ईस्टर्न इंडिया में पाई जाने वाली ये जो केव्स हैं ये छोटी हैं, इसलिए लिखा है रिलेटिवली स्मॉल। रिलेटिवली स्मॉल माने किसके रिलेशन में? वेस्टर्न केव्स के कंपैरिजन में ये छोटी हैं। चैत्य हॉल है, हमने क्या नोटिस किया? बाहर आर्च तो है, लेकिन अंदर जैसे ही गए एक सर्कुलर हॉल, वो वही होगा जिसमें कि क्योंकि स्तूपा है, तो स्तूपा है तो उसका सर्कुलर होना बनता ही है।